हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये रिश्ता आरना के लिए सिर्फ समझौता और मजबूरी था। इस नाते रिदांश से या उसकी किसी भी बात से आरना का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी रिदांश का कहा हर एक लफ्ज और उसकी सारी बातें उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करती थीं। वो खुद भी इसका कारण नहीं समझ पा रही थी और दिन पर दिन अपने इस इमोशन पर काबू खोती जा रही थी। कुछ देर बाद रिदांश ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर रिदांश अपने कैबिन में चला गया और मीटिंग में व्यस्त हो गया। दोपहर को उसकी सेक्रेटरी उसके कैबिन में आई। बॉस, आपसे मिलने के लिए मिस्टर कपूर आए हैं। मिस्टर कपूर? यस बॉस, मैंने उन्हें कहा भी कि आप बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलते, लेकिन वे बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं एक बार आपको उनके आने का इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है, मेरे कहने तक उन्हें इंतजार करने को कहो। ओके बॉस। इतना कहकर सेक्रेटरी वहां से चली गई। दूसरी ओर आरना सुबह के रिदांश के बर्ताव से अभी भी अपसेट थी। दोपहर को नम्या प्रिशा के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। दोपहर के बाद आरना कल्पना जी को दवाई देने के लिए समांथा के साथ उनके कमरे की ओर गई, लेकिन जब वे हमेशा की तरह बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा अंदर से लॉक था और दरवाजे के नीचे से हल्का धुआं बाहर आ रहा था। ये देखकर आरना थोड़ी परेशान हो जाती है और समांथा से फौरन कमरे की चाबी लाने के लिए कहती है। इधर दूसरी तरफ मिस्टर कपूर को ऑफिस में रिदांश का इंतजार करते करते कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन बार बार रिदांश की सेक्रेटरी रिदांश के बिजी होने और इंतजार करने की बात ही कहती रही। रिदांश अपने एक्सपेंसिव कैबिन में ठाठ से एक ईर्ष्यालु मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ मिस्टर कपूर को बेचैनी और टेंशन के भाव के साथ बैठे और टहलते देख रहा था। लेकिन अब मिस्टर कपूर का सब्र जवाब दे गया था और वे एक बार फिर से रिदांश की सेक्रेटरी के पास जाते हैं। और कितनी देर लगेगी? बॉस, अभी मीटिंग में बिजी हैं, आप अभी बैठ जाएं और इंतजार कीजिए। जब वे मीटिंग से फ्री हो जाएंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं पिछले कितने घंटों से यहाँ बैठा यही बात सुन रहा हूँ, जबकि मेरे बाद आए कितने लोग कैबिन में जा चुके हैं। आप अपने बॉस को कहें कि मुझे उनसे अभी और इसी वक्त मिलना है। देखिए सर, उन सब लोगों की अपॉइंटमेंट थी बॉस के साथ, जबकि आप बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ आए हैं और सब लोग जानते हैं कि बॉस टाइम के कितने पाबंद हैं। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते सो यू कैन लीव। आप अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएं, फिर उनसे मिल लीजिएगा। मेरा इतना वक्त बर्बाद करने के बाद अब आप मुझसे कह रही हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मिस्टर कपूर के जवाब देने से पहले ही रिसेप्शन पर रखा फोन बजने लगता है और वो जल्दी से फोन पिक करती है और एक पल बाद यस बॉस कहकर फोन रख देती है। आपको सर ने अंदर बुलाया है। मिस्टर कपूर सेक्रेटरी की बात सुनकर रिदांश के कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। कैमरे में मिस्टर कपूर को अपने कैबिन के दरवाजे पर देखकर रिदांश रिमोट के सहारे अपने कैबिन के एडवांस्ड गेट को ओपन करता है और कुछ ही पल में मिस्टर कपूर उसकी नजरों के सामने मौजूद थे। आई न्यू इट कि तुम यहाँ जरूर आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आओगे ये मैंने वाकई में एक्सपेक्ट नहीं किया था। आना पड़ा मुझे। आखिर तुमने जब अपने लॉयर को सुबह घर भेजा तो मेरे पास यहाँ आने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने घर का 10 लाख महीने का किराया मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं इस वक्त पूरी तरह से बैंकरप्ट हूँ। मेरे पास इस वक्त एक फूटी कौड़ी नहीं बची, तो मैं इतनी भारी भरकम रकम तुम्हें कहाँ से दूंगा? इट्स नॉट माई हेडेक। और वैसे भी ये मेरी आप पर दया समझें कि मैंने करोड़ों के घर की कीमत सिर्फ लाखों में रखी है। बिसाइड्स दिस, मैं उस घर का मालिक हूँ और वहाँ रह रहे लोगों को मेरे घर का रेंट मेरे कहे अनुसार ही देना होगा, वरना आप वो घर आज के आज ही खाली कर सकते हैं या फिर मेरे लोग कुत्ते की तरह तुम्हारा गिरेबान पकड़कर तुम्हें धक्के मारकर खुद निकाल देंगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर मैं इस उम्र में कहाँ दर दर के ठोकरे खाने जाऊंगा और कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? आखिर मेरी बेटी के पति हो तुम, दामाद हो मेरे, कम से कम इस नाते तो कुछ सोचो। दामाद, ये भी ठीक कहा आपने। अब अपनी वाइफ के डैड के साथ ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा फेवर तो एटलीस्ट कर ही सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच बेटा।
ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, व्हाई नॉट। इनफैक्ट मैं आपका सारा कर्जा, आपके सारे डेट्स भी क्लियर करवा दूंगा और आप बिल्कुल पहले की तरह ही एक नामांकित और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन की तरह एक बार फिर अपना नाम चमकाएंगे। क्या वाकई में ये पॉसिबल है और क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स सब हो सकता है, बस इस सब के बदले में आपको भी बदले में मेरे लिए एक बहुत छोटा सा फेवर करना होगा। कैसा फेवर? एवरीबडी नोज वेरी वेल कि रिदांश अग्निहोत्री कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से लेता भी है। चाहते क्या हो तुम? वेल, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि मेरे इस फेवर के बदले तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना होगा, एक स्वीपर की हैसियत से। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं राघव कपूर एक सफाई कर्मचारी का काम करेगा? तुम जानते भी हो कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो। मैं किसी भी कीमत पर ये काम कभी भी नहीं करूँगा। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। कल तक मुझे मेरा घर खाली चाहिए, वरना कल मेरे लोग वहाँ आकर खुद तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटते हुए मेरे घर से बाहर निकालेंगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ, इनफैक्ट मैं यही करूँगा। देखो तुम, डिस्कशन ओवर। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ और अब मैं अपना एक और कीमती मिनट तुम पर जाया नहीं कर सकता। सो लीव नाउ। लेकिन गेट लॉस्ट, इससे पहले कि मैं अपने गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवाऊं। मिस्टर कपूर एक पल को रिदांश की बात सुनकर स्तब्ध होकर उसे देखते हैं और फिर अगले ही पल रिदांश के कैबिन से बाहर निकलकर उसके ऑफिस से चले जाते हैं। उन्हें जाते देख रिदांश के चेहरे पर एक ईर्ष्यालु मुस्कान दौड़ जाती है और वो अपने फोन से एक नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से फौरन कोई फोन पिक करता है। जी सर, कहिए क्या हुक्म है मेरे लिए? आज दिल्ली में एक लड़का गया है, राहुल नाम है उसका। कुछ वक्त उसे वहीं उलझा कर रखो और मेक श्योर कि कोई भी उसकी जरा सी भी मदद ना करे और वो खाली हाथ ही वहाँ से वापस लौटे। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, समझिए आपका काम हो गया। इतना सुनने के बाद फोन रख देता है और एक बार फिर उसके होठों पर ईर्ष्यालु मुस्कान तैर जाती है। इधर दूसरी तरफ समांथा चाबियों का गुच्छा लेकर आती है और आरना हर चाबी से कमरे का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक नहीं खुल पा रहा था। तभी समांथा उसे बताती है कि इस कमरे की चाबी तो हमेशा रिदांश के पास ही रहती है और शायद इस गुच्छे में कोई भी एक्स्ट्रा चाबी नहीं है। ये सुनकर आरना समांथा को फौरन गार्ड्स को बुलाने के लिए कहती है और कुछ ही पल में 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स वहां आकर 2-3 बार में ही दरवाजा तोड़ देते हैं। आरना जल्दी से कमरे में जाती है तो लाइट बोर्ड के पास लगी आग देखकर हैरान रह जाती है। हालांकि आग ज्यादा भयानक नहीं थी। आरना जल्दी से बेड पर सिमटी हुई कल्पना जी की तरफ बढ़ जाती है और समांथा के साथ मिलकर उन्हें कमरे से बाहर ले जाती है। कमरे से बाहर आकर उन 2 गार्ड्स में से एक को कल्पना जी के लिए जल्दी से घर के पिछले हिस्से में रह रहे डॉक्टर को लाने का बोलती है और दूसरे को उस आग को बुझाने के लिए अग्निशामक लाने के लिए कहती है। दोनों ही गार्ड्स आरना का ऑर्डर सुनकर फौरन अपने काम के लिए वहां से चले जाते हैं। आरना कल्पना जी को सोफे पर बैठाती है, तभी कल्पना जी पैनिक और डरे हुए भाव से आरना की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ? आप ठीक हैं बिल्कुल? और अभी डॉक्टर भी आते ही होंगे। डोंट वरी, सब ठीक है। मेरी डॉलू, उसको चोट लग जाएगी। वो मेरे बिना अकेले रो रही होगी वहाँ। अच्छा, आप परेशान मत होइए और रोना बंद कीजिए। मैं अभी जाकर आपकी डॉलू को आपके पास लेकर आती हूँ। सच्ची मुच्ची में? हाँ, बिल्कुल सच्ची मुच्ची। आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, आप यहीं आंटी के पास रुके, मैं लेकर आती हूँ। इसके बाद आरना वापस से कल्पना जी के कमरे में जाती है और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद आखिरकार उसकी नज़र कोने में लाइट बोर्ड से थोड़ी दूरी पर रखे एक बड़े से डॉल हाउस पर पड़ती है। वो जल्दी से उस तरफ बढ़कर उसमें से वो डॉल निकालती है। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ती है, एक कदम चलने के बाद अचानक ही उसकी साड़ी का पल्लू किसी चीज में फंसने से उसके कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर अलमारी में फंसे अपने पल्लू को निकालने की नाकाम कोशिश करने लगती है कि अचानक ही शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट बोर्ड में एक जोरदार धमाका होता है और लाइट बोर्ड के हिस्से में भभक कर आग जल उठती है। ये देखकर आरना बुरी तरह घबरा जाती है। इसी के साथ आरना को किसी चीज के चरमराने जैसी आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से अपने पीछे आवाज की दिशा में देखती है। वो दीवार से सटे उस डॉल हाउस को जोर से हिलते हुए देखती है, जो बोर्ड वाली दीवार से बिल्कुल सटी हुई थी और उस तरफ जोरदार धमाके की वजह से और उस दीवार में लगी आग की वजह से हिल रहा था।
आरना ये देखकर हड़बड़ा जाती है और अपने पल्लू को झटके से खींचकर निकाल लेती है और जल्दी से वहां से निकलने के लिए आगे कदम बढ़ाती है, मगर हड़बड़ाहट की वजह से उसका पैर उसकी ही साड़ी में उलझ जाता है और एक तेज आवाज के साथ वो धम से मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर जाती है। गिरने की वजह से आरना के माथे में चोट आती है और उसमें से खून भी रिसने लगता है और आरना की आंखें बोझिल होने लगती हैं, लेकिन वो फिर भी सिचुएशन को समझते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे आज आरना की बदकिस्मती भी अपनी पूरी चरम सीमा पर थी और उसके जमीन पर उठने से पहले ही वो बड़ा सा डॉल हाउस नीचे गिर जाता है और इसी के साथ आरना की एक दर्द भरी और दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आरना ये देखकर हड़बड़ा गई और अपने पल्लू को झटके से खींचकर निकाल लिया। वो जल्दी से वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ी, मगर हड़बड़ाहट में उसका पैर उसकी ही साड़ी में उलझ गया। एक तेज आवाज के साथ वो धम से मुंह के बल जमीन पर गिर गई। गिरने से आरना के माथे में चोट आई और उसमें से खून भी रिसने लगा। आरना की आंखें बोझिल होने लगीं, लेकिन वो स्थिति को समझते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती रही। लेकिन जैसे आज आरना की बदकिस्मती अपनी चरम सीमा पर थी, उसके जमीन पर उठने से पहले ही वो बड़ा सा डॉल हाउस नीचे गिर गया। इसके साथ ही आरना की एक दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। दूसरी तरफ रिदांश मिस्टर कपूर के ऑफिस से जाने के बाद घर के लिए निकल गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने कल्पना जी को समांथा के साथ लिविंग एरिया में देखा। वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ गया। रिदांश के पीछे ही नम्या और प्रिशा घर पहुंची और कल्पना जी की तरफ बढ़ गईं। क्या हुआ है भाई, माँ यहाँ कैसे? नम्या ने पूछा। पता नहीं, मैं भी बस अभी आया हूँ, रिदांश ने कहा। वो कल्पना जी के पास जाकर बोला, माँ क्या हुआ और आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने कमरे में क्यों नहीं हैं? वो कमरे में आग लग गई और फिर सब में धुआं हो गया, कल्पना जी ने सोचते हुए कहा। आग? कहाँ लगी आग? रिदांश परेशान होकर बोला। उसने समांथा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? बड़ी मैम के कमरे में आग लग गई थी और मैम कमरे में लॉक हो गई थीं, समांथा ने बताया। व्हाट? रिदांश हैरान होकर सख्ती से बोला। पर ये हुआ कैसे और तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? पता नहीं, मास्टर शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ। वो तो आरना मैम वक्त पर वहां पहुंच गईं और बड़ी मैम को वक्त रहते बचा लिया, समांथा ने घबराकर अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा। कहाँ है इस वक्त वो? रिदांश ने पूछा। वो डॉलू को लेने गई है, कल्पना जी ने अटकते हुए कहा। जी, वो कमरे में गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, समांथा ने कहा। तभी दोनों गार्ड, डॉक्टर और अग्निशामक के साथ आए। इतनी देर लगती है आने में, रिदांश ने सख्ती से कहा। सॉरी सर, गार्ड्स ने सर झुकाकर कहा। माँ, आप प्रिशा के साथ जाएं, मैं आपकी डॉलू को लेकर आता हूँ, रिदांश ने कहा। ये प्रिशा और नम्या है, कल्पना जी ने कहा। रिदांश के साथ प्रिशा और नम्या एक पल को हैरान और खुश दोनों साथ थीं। इतने वक्त में पहली बार था जब कल्पना जी ने नम्या और प्रिशा के बारे में नहीं पूछा था और खुद ही दोनों के नाम बताए थे। हाँ माँ, रिदांश ने कहा। हाँ, अरु ने बताया था कि ये दोनों मेरी डॉलू की तरह है, कल्पना जी ने कहा। हाँ माँ, आप प्रिशा और नम्या के साथ जाएं, मैं आता हूँ अभी, रिदांश ने प्रिशा से कहा। प्रिशा, माँ और डॉक्टर को अपने कमरे में ले जाओ। जी भाई, प्रिशा ने कहा। प्रिशा और नम्या समांथा के साथ कल्पना जी को वहाँ से ले गईं। रिदांश आरना के बारे में सोचते हुए जल्दी से कल्पना जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही रिदांश कमरे में कदम रखा, वो भयानक आग को देखकर शॉक हो गया। इधर उधर देखते हुए जैसे ही उसकी नजर नीचे जमीन पर हाथ में डॉलू लिए हुए लगभग बेहोश सी आरना पर पड़ी, वो फौरन उसकी तरफ बढ़ गया। दो गार्ड कमरे में लगी आग को बुझाने में लगे थे। दूसरी तरफ आरना लगभग बेहोशी के हालत में थी। लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बस आखिरी चीज जो उसने महसूस की वो रिदांश के परफ्यूम की मनमोहक खुशबू थी जो हवा के साथ उसके नथनों से होकर गुजर रही थी। आखिरी चीज जो उसने महसूस की थी वो रिदांश के गुस्से से चिल्लाने की आवाज थी और इसी के साथ वो गहरे अंधेरे के आगोश में चली गई। दूसरी तरफ रिदांश जब आरना के पास पहुंचा तो उसके माथे से निकल रहे खून को देखकर बिना उसके पैर पर ध्यान दिए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब आरना उस डॉल हाउस के अपने बाईं पैर पर गिरने की वजह से बेहोशी में भी करहा उठी, तब कहीं रिदांश की नजर आरना के दबे हुए पांव पर पड़ी। ये देखकर वो थोड़ी दूर खड़े गार्ड्स पर गुस्से से चिल्ला उठा।
हटाओ इसे, गॉड डैम इट। रिदांश ने आरना का सर पकड़े हुए गुस्से से गार्ड्स पर चिल्लाया। रिदांश का गुस्सा देखकर गार्ड्स जल्दी से उस डॉल हाउस को हटाते हैं। रिदांश बिना एक पल की देरी किए हुए आरना को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगा। तुम लोगों से तो मैं बाद में डील करता हूँ, रिदांश ने गार्ड्स की तरफ देखते हुए गुस्से और सख्ती से कहा। रिदांश की बात सुनकर गार्ड्स घबराकर सर झुकाकर खड़े हो गए। रिदांश वहां से आरना को लेकर चला गया। रिदांश लिविंग एरिया से होते हुए वहां मौजूद समांथा से फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और आरना को लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर रिदांश आरना को आहिस्ता से बेड पर रखा और अपना कोट निकालकर अपनी टाई लूज की। तभी टॉम कमरे में आया। बॉस, फैमिली डॉक्टर मिसेस अग्निहोत्री को चेक कर रहे हैं, बाकी मैंने दूसरे डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो बस आते ही होंगे, टॉम ने कहा। पूछो उससे कहाँ है वो और कहो जल्दी पहुँचे यहाँ, रिदांश ने सख्त भाव से कहा। जी बॉस, टॉम ने कहा। इतना कहकर टॉम कमरे से बाहर निकल गया। रिदांश की नजर आरना के पैर से लगातार निकलते खून पर पड़ी। वो एक पल के लिए फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोलकर कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया। उसने उसमें से कॉटन निकालकर आरना के बहता खून को साफ किया और खून को रोकने के लिए उस पर कॉटन रख दिया। ऐसा करते हुए उसे देखकर यकीनन आरना या कोई भी शौक से बेहोश हो जाता। आरना के पैर का खून फिलहाल के लिए कॉटन के सहारे बहना रुक गया था, लेकिन जख्म गहरा था तो बिना डॉक्टर के ट्रीटमेंट होना मुश्किल था। रिदांश आरना के पैर के बाद उसके माथे के खून को रोकने के लिए उसके सिरहाने की तरफ बढ़ा। आरना के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथ से हटाते हुए उसने उसके माथे से निकल रहे खून को साफ किया और उस पर भी कॉटन रख दिया। वहीं बैठकर कुछ पल आरना के चेहरे को यूं ही देखने लगा, जो इस वक्त बेहोशी की हालत में भी बहुत मासूम नजर आ रही थी। रिदांश ने मन में सोचा, क्यों कभी कभी तुम्हें समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी क्यों कभी कभी तुम्हें और जानने का जी चाहता है। क्यों हर बार तुम कुछ मेरी सोच से परे ही कर जाती हो। कभी कभी लगता है कि जब तुम्हें पहली बार देखा था बस तुम्हारी वही छवि सही है, लेकिन फिर सच का आईना सामने आता है तो ये छवि कहीं धुंधला जाती है। मुझे आज भी तुम्हारी वो पहली छवि, वो पहला अक्स अच्छे से याद है जो मेरे दिमाग में बना था, और तुम्हारा वो अक्स, वो छवि कहीं न कहीं मेरे मन पर एक गहरी छाप छोड़ गए थे। फ्लैशबैक।